Hello everyone. So in this basically lecture, we will discuss about another type of signaling, which is your receptor tyrosine kinases. Okay. So in the last lecture, we discussed about your GPCRs, G protein coupled receptors, and we have seen the different type of molecules which show GPCR signaling. सो व्हेन आरटीकेज, जब भी हम आरटीकेज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए इंसुलिन। ठीक है, क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो ये वाली एक तो सिग्नलिंग दिखाता है, और जितने भी आपके ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर जो बेसिक इमेज है उसमें भी ये चीज शो कर रखी है। दिस यू कैन सी, दिस इज द इंसुलिन रिसेप्टर। ठीक है, आप देख रहे हो ये बेसिकली जितने भी ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है, नर्व ग्रोथ फैक्टर होता है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है। तो आप देख सकते हो सबके रिसेप्टर थोड़े से डिफरेंट है, बट ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं इनके अंदर क्या चीज कॉमन होती है? दे हैव ए लिगेंड बाइंडिंग डोमेन एंड दे हैव ए टायरोसिन काइनेज डोमेन। ठीक है, मतलब जो एक तरह से जो टायरोसिन काइनेज डोमेन है वो टायरोसिन की फॉस्फोरिलेशन कराता है। ठीक है, क्योंकि टायरोसिन एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसमें OH ग्रुप होता है एंड इट कैन बी फॉस्फोरिलेटेड। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे GPCR और RTK, ये सबसे दो मेजर सिग्नलिंग बेसिकली एग्जाम्स में आती है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि इंसुलिन कैसे सिग्नलिंग दिखाता है। ठीक है, सो इसमें अब हम देखेंगे आपका, तो सबसे पहले जो आरटीकेज है, दे आर ए लार्ज बेसिकली फैमिली ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी। ठीक है, रिसेप्टर के पास खुद ही काइनेज एक्टिविटी है, बट इसमें जो सिग्नल है वो उसका जो मैकेनिज्म है दैट इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ GPCR। ठीक है, GPCR जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसमें आपने देखा था कि GPCR इट इंटरेक्ट्स विद योर जी प्रोटीन फिर आगे एडिनोलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है और साइक्लिक EMP बनता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो आरटीकेज हैं दे हैव ए लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फेज की साइड होता है, एंड दे हैव ए एंजाइम एक्टिव साइड। ठीक है, जिसने आगे एंजाइम जिसने एक्टिविटी दिखानी है वो साइटोप्लाज्मिक फेज वाली साइड होता है, और बीच में एक सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट होता है। ठीक है, द साइटोप्लाज्मिक डोमेन इज ए प्रोटीन काइनेज जो किसको फॉस्फोरिलेट करता है? टायरोसिन रेजिड्यूज को। ठीक है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है कि जो टायरोसिन काइनेज काइनेज एज वी नो वो होते हैं जो फॉस्फोरिलेशन करते हैं, और यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन किसकी हो रही है? टायरोसिन की। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए, इंसुलिन एंड योर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, क्योंकि ये मेन आपने याद रखना है, इंसुलिन ये वाली सिग्नलिंग दिखाता है, लेकिन जो ग्लूकागोन होता है वो आपका GPCR वाली सिग्नलिंग दिखाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपने देखा दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज लिगेंड बाइंडिंग, जो भी आपका हार्मोन है या ग्रोथ फैक्टर है वो बाहर वाली तरफ बाइंड करता है, और जो एक्टिव साइट है वो साइटोप्लाज्मिक वाली साइड पे है। सो अब यहाँ पर आपको मैं डायग्राम के थ्रू ये बताऊंगा कि बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर ये बेसिक डायग्राम देख रहे हो तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, ठीक है, जैसे उसमें आप देख रहे हो अल्फा और बीटा सबयूनिट्स आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, सो इंसुलिन रिसेप्टर बाइंड इंसुलिन। ठीक है, यू कैन सी कि इंसुलिन बाइंड करा है एंड अंडरगोज ऑटोफॉस्फोरिलेशन, मतलब पहले तो खुद की फॉस्फोरिलेशन होती है। ठीक है, क्योंकि जो आपका रिसेप्टर है, आप यू कैन सी कि रिसेप्टर की ऑटोफॉस्फोरिलेशन होता है ऑन द कार्बोक्सिल टर्मिनल टायरोसिन रेसिड्यूज। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो किसको फॉस्फोरिलेट करता है? IRS1 को, जो ये इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1, IRS1 स्टैंड्स फॉर इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1। तो सो बेसिकली द फर्स्ट जिसकी फॉस्फोरिलेशन होती है दैट इज इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज देयर इज ए प्रोटीन जिसे बोलते हैं GRB2। ठीक है, इसमें एक डोमेन होता है SH2 डोमेन, जो कि ये आपका GRB2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि IRS1 के साथ ये जाके लग गया। इसमें एक डोमेन होता है
SH2, ठीक है। ये एक तरह से SH2 स्टैंड्स फॉर होता है SRC होमोलॉजी 2, SRC होमोलॉजी और होमोलॉजी 2। सो जैसे GRB2 बाइंड करा, उसके बाद आप देख रहे हो कि SOS, ठीक है, फिर एक प्रोटीन आता है जिसका क्या नाम होता है SOS, वो GRB2 से बाइंड करता है, और उसके बाद बेसिकली आपका एक प्रोटीन दैट इज RAS। तो RAS प्रोटीन आप देख रहे हो, ये जो RAS प्रोटीन होता है ये G प्रोटीन की तरह ही होता है जो हमने पहले डिस्कस करा, बट ये जो RAS प्रोटीन होता है ये मोनोमेरिक होता है। जो RAS प्रोटीन होता है ये कैसा होता है आपका मोनोमेरिक, ठीक है। अर्लियर जो हमने पढ़ा था आपका दैट वाज बेसिकली योर G प्रोटीन, वो हेट्रोट्राइमेरिक था, लेकिन RAS प्रोटीन कैसा होता है मोनोमेरिक, ठीक है। तो वही है, जब GTP लगा होता है तो वो एक्टिव होता है, जब GTP होता है तो वो इनएक्टिव, ठीक है। फिर एक्टिवेटेड RAS बेसिकली बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स RAF1, ठीक है। ये किसके साथ बाइंड करता है? RAF1 के साथ। फिर RAF1 किसको फॉस्फोराइलेट कराता है? MEK को, ठीक है। और यहाँ पर स्पेसिफिक बता भी रखा है कि सीरिन रेजिड्यूज, ठीक है ना, क्योंकि जनरली ना अगर हम बेसिक वैसे भी बात करें तो एक सीरिन, एक थ्रियोनिन और एक टायरोसिन, दीज आर द 3 अमीनो एसिड्स जिनमें OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो जनरली इनकी फॉस्फोराइलेशन होती है एस्पार्टिक एसिड की भी है, बट यहाँ पर जनरली ये 3 होते हैं। तो RAF1 जो होता है वो MEK में आप देख रहे हो 2 फॉस्फेट लगाए हैं मैंने, तो सीरिन पे फॉस्फोराइलेशन करता है, ठीक है। फिर MEK क्या करता है? वो ERK की फॉस्फोराइलेशन करता है, एक थ्रियोनिन और एक टायरोसिन पे, ठीक है। फिर ERK एक्टिवेट हो गया, ERK फिर न्यूक्लियस में जाता है, ठीक है। एंड एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसका नाम है ELK1, ठीक है, उसकी फॉस्फोराइलेशन कराता है। और उसके बाद आप देख रहे हो कि ये एक प्रोटीन के साथ बाइंड करता है SRF, एंड दैट विल लीड टू basically stimulate the transcription and translation of a set of genes needed for cell division, ठीक है। क्योंकि जैसे ग्रोथ फैक्टर्स का भी क्या काम होता है कि वो बेसिकली सेल्स की ग्रोथ कराते हैं। ग्रोथ कराने का मतलब हमें सेल को डिवाइड कराना है। तो इंसुलिन, हम जनरली सिर्फ इंसुलिन के बारे में ये सोचते हैं कि वो सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ऐसा नहीं है। तो इंसुलिन आप देख रहे हो, इट आल्सो हैज ए रोल इन सेल डिवीजन, ठीक है। तो इंसुलिन का ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये ना पूरा पाथवे होता है, कई बार वो आपको ऐसे ना पूरा का पूरा पाथवे दे देते हैं एंड दे आस्क कि ये प्रोटीन कौन सा है, ठीक है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम रिसेप्टर, पहले रिसेप्टर की ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुई, उसके बाद रिसेप्टर ने IRS1 की करी। IRS1 के साथ पहले GRB2 लगता है। GRB2 ना सिंपली एक अडेप्टर प्रोटीन होता है, उसका काम होता है कि IRS1 और SOX एक साथ आए, ठीक है। SOS के बाद RAS, RAF1, MEK, ERK, ठीक है। ये इसी ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही आपके जो ये हैं रास के बाद RAF1, MEK, ERK, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ये काइनेज होते हैं। RAF1 भी काइनेज है जिसने MEK की कराई, और MEK भी काइनेज है जिसने ERK की कराई, ERK भी काइनेज है जिसने ELK1 की फॉस्फोराइलेशन कराई, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग जो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार इसके हम स्टेप्स भी देख लेते हैं जो थ्योरी में मेंशन्ड है, ठीक है। तो कई बार ये होता है ना, दे गिव यू सिग्नलिंग पाथवे एंड दे जस्ट आस्क कि आप बताओ उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली जो भी हमने पढ़ा, सो व्हाट बेसिकली हैपनिंग, सो स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर, जैसे इंसुलिन का रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, सो दैट विल लीड टू इनिशिएशन ऑफ एक कैस्केड ऑफ प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्शंस जो इंसुलिन रेगुलेट करता है वो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हो गए या जीन एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जाता, ठीक है। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, जितने भी हमने GPCR वाले पढ़े, जितने भी हम इसमें पढ़ेंगे, ये सेल में नहीं जाते। ये मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ और आगे भी हम पढ़ेंगे। जनरली एक स्टेरॉइड वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं और एक जनरली थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स, ठीक है, इन ये दोनों सेल के अंदर जाते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो आपके जो ये एंजाइम्स होते हैं या जो भी हॉर्मोन्स हैं ये दे डू नॉट एंटर इनटू द सेल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें क्या बता रखा है, दे जस्ट बाइंड टू द रिसेप्टर, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है एंड pathway from the plasma membrane receptor to insulin sensitive enzymes in the cytosol and to the nucleus
ठीक है, जो अभी आपने देखा कि जो एक सिग्नलिंग हुई, मल्टीपल प्रोटीन्स गॉट एक्टिवेटेड एंड लास्ट में जो आपका ERK1 वो गया, या जो ERK उसने ELK1 की फॉस्फोरिलेशन कराई। ठीक है, सो कई बार ये भी आ सकता है कि जो इंसुलिन का रिसेप्टर प्रोटीन है उसके अंदर 2 आइडेंटिकल अल्फा जो कि बाहर की तरफ होती हैं और 2 ट्रांसमेम्ब्रेन बीटा सब यूनिट। ठीक है, कई बार ना ये भी आपको याद होना चाहिए, जैसे वो लिखते हैं कि अल्फा मेम्ब्रेन में होता है, बीटा बाहर होता है, तो अल्फा जो है वो दैट इज प्रोट्रूडिंग आउटर साइड ऑन द आउटर फेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, while the beta is basically within the transmembrane। ठीक है, the alpha subunits contain the insulin binding domain। ठीक है, और जो बीटा सबयूनिट होती है that is basically your kinase, जो कि फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है एटीपी से टायरोसिन के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही सिग्नलिंग स्टार्ट होती है तो बेसिकली टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। ठीक है, एंड जो ईच बीटा सबयूनिट फॉस्फोराइलेट्स 3 क्रिटिकल टायरोसिन रेजिड्यूज। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले ऑटो फॉस्फोराइलेशन होती है, क्योंकि पहले खुद की फॉस्फोराइलेशन होगी एंड आफ्टर दैट इट विल बेसिकली डू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1। ठीक है, तो ये मेरे लिए इसमें ध्यान रखना आपने। उसके बाद क्या बताया कि ऑटो फॉस्फोराइलेशन से एक्टिव साइट ओपन हो जाती है। नाउ एंजाइम कैन phosphorylate tyrosine residues of other target proteins. So the mechanism of this receptor is similar to described for protein kinase A and C। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था प्रोटीन काइनेस A जो कि हमने GPCR वाली सिग्नलिंग में पढ़ा था, और C a region of the cytoplasmic domain that normally occludes the active site moves out of the active site after being phosphorylated। ठीक है, मतलब वही होता है इसमें कि बेसिकली जब ऑटो फॉस्फोरिलेशन होती है तभी इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो ओपन होती है। ठीक है, जैसे आपने प्रोटीन काइनेज ए के बारे में क्या पढ़ा था, उसमें 2 कैटालिटिक और 2 रेगुलेटरी थी। ठीक है, तो जैसे उसमें ये होता है कि साइक्लिक एएमपी आगे लगा था रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ, तो कैटालिटिक सब यूनिट्स फ्री हुई थी। ठीक है, तो हर एक जो एंजाइम होता है, ठीक है, उसके एक्टिवेशन का अलग अलग मोड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब वो उसमें एक ऐसा सीक्वेंस भी होता है जो उसको इनहिबिट भी करता है, जैसे अब इंसुलिन नहीं है तो ऑब्वियसली तब रिसेप्टर की फॉस्फोरिलेशन हमने नहीं करानी है। ठीक है, तो जो उसकी ऑटो फॉस्फोरिलेशन वाली एक्टिविटी है वो वर्क नहीं कर रही है, बट जैसे ही इंसुलिन आगे बाइंड करेगा पहले वो खुद की फॉस्फोरिलेशन कराएगा और फिर टारगेट प्रोटीन्स की। ये हमने सिग्नलिंग देखी। ठीक है, ये अभी जो मैं आपको बता रहा था कि जो रास, ठीक है, क्योंकि ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, जो रास है दैट इज द प्रोटोटाइप ऑफ फैमिली ऑफ स्मॉल जी प्रोटीन्स। ठीक है, नॉट ओनली ओवर हेयर, बहुत सारे जो सिग्नल पाथवेज होते हैं उसमें बेसिकली इसका रोल है रास का। ठीक है, जहां पे भी ये नाम आता है रास। ठीक है, बट जैसे अभी हमने ट्राइमेरिक जी प्रोटीन की बात करी थी बीटा एनर्जिक सिस्टम में, रास भी कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? अगर जीटीपी बाउंड है तो ये आपका एक्टिव है, लेकिन अगर ये जीटीपी बाउंड है तो ये आपका इनएक्टिव है। ठीक है, बट द थिंग इज दैट रास एक्ट्स एज ए मोनोमर। ठीक है, रास इज ऑल्सो जी प्रोटीन। देखो जी प्रोटीन की डेफिनेशन से आपको पता ही लग रहा है, जो जीटीपी है जीडीपी की बाइंडिंग जिसको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे उसमें भी यही था कि जो अल्फा सब यूनिट थी जब उसके साथ जीटीपी लगा हुआ था तभी वो एक्टिव था। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो रास है इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ जी प्रोटीन फैमिली, बट ये मोनोमर होता है। ठीक है, एंड द सेम वे इफ जीटीपी इज बाउंड इट इज एक्टिव, इफ जीटीपी इज बाउंड इट इज इनएक्टिव। ठीक है, तो जब जीटीपी बाउंड होता है तो ये पहले राफ 1 को एक्टिवेट करता है, फिर राफ 1 एमबीके को और फिर ईआरके को, जो हमने देखा। और जैसे आपने देखा द प्रोटीन काइनेज एमबीके एंड ईआरके आर एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोरिलेशन ऑफ बोथ ए थ्रियोनिन एंड ए टायरोसिन रेजिड्यू। ठीक है, जनरली उसमें उसने पहले 2 सीरीन लिखे थे और उसमें थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। ठीक है, और उसके बाद जो ईआरके है वो आपका न्यूक्लियस में जाएगा, ELK1 की फॉस्फोरिलेशन कराएगा एंड यू कैन सी एंड दैट मॉड्यूलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अबाउट 100 इंसुलिन रेगुलेटेड जीन्स। ठीक है, ELK1 जब तक फॉस्फोरिलेटेड नहीं है तब तक वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराएगा। ठीक है, अब जैसे होता है ना इंसुलिन के बड़े सारे और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने बताया सेल डिवीजन, क्योंकि जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो वाली सिग्नलिंग होगी, तो और भी इंसुलिन के जो जो भी रोल है, ठीक है, जो भी मेटाबॉलिज्म है या और
जो जो भी एक्टिविटीज में रोल है तो उन सब की एक्सप्रेशन बेसिकली ELK1 कराएगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर हो रहा है। सो अभी तक हमने 3 काइनेज की यहाँ पे बात की, दैट इज, अब इसमें क्या होता है ना, इनको हमने ना अलग अलग जैसे फैमिलीज में रखा हुआ है। जैसे एक हमने सबसे पहले बात की RAF1 की। ठीक है, सबसे पहले आपने किसकी बात की, RAF1, दैट वाज द फर्स्ट दैट केम इनटू पिक्चर। RAF1 के बाद आपने बात की MEK की, और MEK के बाद आपने किसकी बात की, ERK की। ठीक है, तीनों ही क्या है, हमारे काइनेज है। ठीक है, सो बेसिकली अब इसमें ना हमने इनको अलग अलग बेसिकली फैमिलीज में रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि जो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे जो सबसे पहले है उसको हम लिखते हैं MAP फैमिली। ठीक है, क्योंकि ये मतलब इसमें आप देख रहे हो 3 काइनेज आप इंक्लूड कर रहे हो, पहले ये फिर ये। जो MEK होता है इसको हम लिखते हैं MAP, और ERK को हम कौन सी फैमिली में लिखते हैं, MAPK। ठीक है, तो जो सबसे पहले है उसमें के है, ये MAPK अभी हम पढ़ेंगे, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। ठीक है, सो द प्रोटीन्स which is basically your RAF1, ठीक है, and MEK and ERK, they are members of 3 larger families for which several nomenclatures are employed। ठीक है, ERK जो है वो कौन सी फैमिली में आता है, MAPK, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, क्योंकि माइटोजेंस क्या होते हैं, वो सिग्नल्स होते हैं जो माइटोसिस कराते हैं। ठीक है, soon after the discovery of first MAPK enzyme, that enzyme was found to be activated by another protein kinase, जिसे हमने क्या बोला, MAP काइनेज। ठीक है, एंड द थर्ड काइनेज उसको हमने क्या बोल दिया, MAP काइनेज। ठीक है, सो MAPK जो था उसको किसने फॉस्फोरिलेट करा। अब ये ध्यान रखना इसमें ना कि जो ERK है आप उसको याद रखना, वो MAPK मतलब जो लास्ट वाला उसमें 1K है, बट जो स्टार्ट वाला उसमें 3K है। ठीक है, तो ये लिखा भी है, लेस कम्बरसम आर द एब्रीवेशंस, जैसे आप इसकी हम एब्रीवेशन यूज कर लेते हैं, MAPK, MAP ठीक है, और फिर MAP ठीक है, क्योंकि ऑल दीज 3 प्रोटीन्स आर वर्किंग इन ऑल टुगेदर। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस प्रोटीन में कुछ म्यूटेशन है, क्योंकि ये जो पूरा सिग्नलिंग पाथवे है, देयर आर सो मेनी प्रोटीन्स आर इन्वॉल्वड, इफ देयर इज प्रॉब्लम इन वन ऑफ द प्रोटीन तो बेसिकली वो जो पूरा का पूरा सिग्नलिंग पाथवे आपका अफेक्ट हो जाएगा। जैसे रास ही है, उसने कहा कि रास में ऐसी म्यूटेशन होगी कि अब उस पर GTP लग ही नहीं सकता। ठीक है, अब GTP लग ही नहीं सकता तो फिर बेसिकली उसमें बेसिकली आपका आगे सिग्नल ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग पाथवे आप देखो, अब हम तो सिंपल सोचते हैं इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज लेवल को कम करता है, दैट इज समथिंग जो हम बड़ा सिंपल सोच जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो यू कैन सी कैसा इसका रिसेप्टर है। अभी और भी, ये तो सिर्फ एक टाइप की सिग्नलिंग है, अभी हम एक और भी पढ़ेंगे जिसमें हम इंसुलिन देखेंगे कैसे वो ग्लाइकोजन सिंथेज, क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, तो वो ब्लड ग्लूकोज जो है वो सेल्स में आ गई, बट उससे ग्लाइकोजन भी तो बनाना है ना, तो वो भी अभी हम पढ़ेंगे कैसे इंसुलिन की सिग्नलिंग ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिवेट करती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है आपका, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लिखा है कि जो MAPK और MAP फैमिली वाले होते हैं वो सिरिन और थ्रियोनिन को फॉस्फोरिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे बेसिकली MAPK के अंदर कौन सा आएगा आपका, दैट इज ERK। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा आएगा आपका, RAF1। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो MAP वाले होते हैं वो सिरिन एंड टायरोसिन, उन दोनों को ही क्या क्या करते हैं, ये फॉस्फोरेट करते हैं, क्योंकि MEK किसको फॉस्फोरेट करेगा, ERK को। ठीक है, मतलब MAPK और के सेरिन थ्रियोनिन को, और जो दूसरा है वो सेरिन और टायरोसिन को। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि ये वो टाइप की सिग्नलिंग है जिसमें आपका ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव होता है। ठीक है,
तो इसमें भी आप देख सकते हो जैसे क्या ये सिग्नलिंग होती है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले जैसे इंसुलिन बाइंड करा रिसेप्टर से, ठीक है, तो फिर वही चीज IRS1 पहले फॉस्फोरिलेटेड हुआ, ठीक है। ये IRS1 ये काइनेज होता है PI3 के, फॉस्फो आइनोसिटाइड 3 काइनेज। PI3 के स्टैंड्स फॉर फॉस्फो आइनोसिटाइड 3 काइनेज, आइनोसिटाइड 3 काइनेज। तो PI3 के ने PIP2 को किस में कन्वर्ट करना है, PIP3 में, ठीक है। जैसे एक लिपिड होता है जो कि मेम्ब्रेन में है, तो इसके ऊपर एक फॉस्फेट लग गया, ठीक है। तो जैसे ही PIP3 फिर ये प्रोटीन के साथ बाइंड करता है जिसे बोलते हैं PDK1, ठीक है। PDK1 फिर इंटरेक्ट करता है किसके साथ, PKB, ठीक है। तो PKB इज बेसिकली प्रोटीन काइनेज बी। PKB कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोटीन काइनेज बी। और आपका जो प्रोटीन काइनेज बी है बेसिकली वो क्या करता है, वो जैसे आपका ये देखो ये GSK3 है, ठीक है। यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। यहाँ पर एक एंजाइम है GSK3 जिसका क्या नाम है, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज का क्या काम होता है, वो ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव करता है, ठीक है ना। जैसे अभी अभी ये हम दिखा रखे हैं कि ये एक्टिव है, तो ये GS को इनएक्टिव करता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन काइनेज बी है, क्योंकि देखो ना इंसुलिन में हमें क्या करना है, हमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनानी है, क्योंकि हम ये कहते हैं ना इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो जो ग्लूकोज सेल्स लेंगे उसे हमें ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराना है, तो हमें GS एक्टिव चाहिए, ठीक है। लेकिन GSK3 जब एक्टिव होता है तो वो ग्लाइकोजन सिंथेज को क्या करता है, इनएक्टिव, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन काइनेज बी है उसने GSK3 को ही इनएक्टिव कर दिया। मतलब वैसे तो मतलब ये वाली जो सिग्नलिंग है इसमें प्रोटीन काइनेज भी GSK3 को इनएक्टिव कर देता है। अगर GSK3 इनएक्टिव है तो GS क्या रहेगा आपका, एक्टिव, ठीक है। और GS एक्टिव रहेगा तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, ठीक है। बेसिकली क्या ना, नॉर्मली सेल के अंदर GSK3 एक्टिव होता है और GSK3 एक्टिव है तो GS इनएक्टिव है। लेकिन प्रोटीन काइनेज बी ने GSK3 को इनएक्टिव कर दिया, उसकी वजह से GS आपका एक्टिव रहेगा, ठीक है। ये इस बार ये भी नेट में क्वेश्चन आया हुआ था, जो मैंने आई थिंक टेस्ट में भी डाला था, ग्लाइकोजन सिंथेज की जब फॉस्फोरिलेशन होती है तो वो इनएक्टिव होता है, लेकिन जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है उसकी जब फॉस्फोरिलेशन होती है तो वो एक्टिव होता है। ये इस बार ये आप पता नहीं कौन सी शिफ्ट में आया था, इट वाज कैरिंग 4 मार्क्स। तो देखो यहीं से आया हुआ वो भी। तो हर एक एंजाइम का अलग अलग हुआ है, कुछ की फॉस्फोरिलेशन होने से वो एक्टिव होते हैं और कुछ की फॉस्फोरिलेशन होने से वो इनएक्टिव होते हैं। जैसे ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज नॉर्मली एक्टिव है, PKB ने फॉस्फेट लगा दिया, इनएक्टिव हो गया। GS ये देखो OH ग्रुप है, नॉर्मली एक्टिव है, GSK ने फॉस्फेट लगा दिया, इनएक्टिव हो गया। तो अब यही होता है ना, देखो जिसने ये ध्यान से यहाँ पे पढ़ा हुआ है, क्योंकि देखो ना आप देखो पेपर में ऐसे ऐसी क्वेश्चंस आ जाते हैं, अब किसी को कुछ नहीं पता कहाँ से आ जाएगा। अब हम ऐसे अलग से ग्लाइकोजन सिंथेज को नहीं पढ़ते हैं, बट जिसको इस सिग्नलिंग का पता है कि ग्लाइकोजन सिंथेज जो होता है वो बेसिकली फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होता है, तो बेसिकली आपका तो इस सिग्नलिंग के अंदर ग्लाइकोजन सिंथेज आपका एक्टिव रहेगा और ग्लूकोज से क्या बनेगा आपका, ग्लाइकोजन। तो आप देखना ना, एक IRS1 है, एक आपने वहां पे देखा वो बेसिकली आपका GRB2 से बाइंड करा, यहाँ पे PI3 के से बाइंड करा, तो एक ही सबस्ट्रेट है बट दे कैन एंटर इनटू डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज। उस पाथवे में अलग चीज आपने करी, उस पाथवे में आपने जो फॉस्फोरिलेशन हुई तो वो जो प्रोटीन है दैट गेट एंट्री इनटू द न्यूक्लियस वेयर इट परफॉर्म द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स। बट ओवर हियर यू कैन सी कि जो एक पर्टिकुलर एंजाइम है उसको इनएक्टिव कर दिया ताकि ग्लाइकोजन सिंथेज क्या रहे आपका, एक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द पाथ फ्रॉम इंसुलिन टू GSK3 एंड ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है। नाउ दिस इज द डायग्राम जो मैंने आपको पहले भी शो किया कि ये कुछ रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे बेसिकली आपका जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है टायरोसिन काइनेस डोमेन, इंसुलिन का रिसेप्टर आप देख रहे हो उसमें 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट्स हैं। ऐसे ही BGF
vascular endothelial growth factor, platelet derived growth factor, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जहां पर भी ग्रोथ फैक्टर वाली सिग्नलिंग आ गई, ग्रोथ फैक्टर्स का मतलब क्या है, जो बेसिकली सिग्नल आएगा तो सेल आपका डिवाइड करेगा, तो उस टाइप की सिग्नलिंग में आरटीकेस, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस। एक और पाथवे होता है जिसका नाम होता है जैक स्टैट पाथवे, ठीक है। जैक स्टैंड्स फॉर जेनस काइनेस, ठीक है। जैक क्या होता है आपका, जेनस काइनेस। एंड स्टैट्स स्टैंड फॉर सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, signal transducers and activators of transcription. So JAK stand for Janus kinase, STAT stand for signal transducers and activators of transcription. So इसमें आप देख सकते हो कि बेसिकली जो आपका मतलब इसमें क्या होता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें ना रिसेप्टर के पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब लिगेंड आगे लगता है तो साइटोसोल का टायरोसिन काइनेज आता है जो रिसेप्टर की भी फॉस्फोरिलेशन कराता है और आगे प्रोटीन्स की भी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज ए वेरिएशन ऑन द बेसिक थीम ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज is receptors that do not have or that have no intrinsic protein kinase activity, ठीक है, but when occupied by their ligand bind a cytosolic tyrosine kinase, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ आगे, जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द पाथवे। ये एक पर्टिकुलर जो आपका एरिथ्रोपोइटिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी की जो मैचुरेशन में रोल होता है, ये किडनीज बनाती हैं, ठीक है। यू कैन सी देयर इज ए एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर, जैसे उसके ऊपर एरिथ्रोपोइटिन लगा तो आप ये देखो ये एक जैक आया, जेनस काइनेज, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर के पास फॉस्फोरिलेशन की या काइनेज की एक्टिविटी नहीं है, तो जैक ने आके फॉस्फोरिलेशन करी तो वहां पर एक आके प्रोटीन लगा जिसका नाम होता है स्टैट, ठीक है। फिर स्टैट की फॉस्फोरिलेशन हुई और स्टैट क्या कर गया, डाइमेराइज, ठीक है। डाइमराइज करने के बाद उसने जीन एक्सप्रेशन कराई, ठीक है। तो मतलब ये वाला पाथवे भी हो सकता है, और दूसरा देखो ये भी दिखा रखा है कि वो आपके GRB2 आगे लग गया, ठीक है, और फिर वही MAPK कैस्केड, मतलब बेसिकली जो रिसेप्टर की फॉस्फोरिलेशन होने के बाद, ठीक है ना, जैसे वहां पर तो IRS1 के साथ GRB2 लगा था, क्योंकि IRS1 की भी तो फॉस्फोरिलेशन हुई थी ना, बट यहाँ पर GRB2 देख रहे हो आप, ये और प्रोटीन है SHC, और मतलब सेम कैस्केड। सो अल्टीमेटली देखो ना, जीन एक्सप्रेशन, बिकॉज यू नीड टू एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैक ने स्टैट की कराई, पहले तो स्टैट आगे लगा, ठीक है, फिर जैक ने उसकी फॉस्फोरिलेशन कराई, फिर स्टैट जो है विच इज सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जैसे ही उसका डाइमराइजेशन हुई तो वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर गया और उसने जीन के एक्सप्रेशन को क्या करा, आपके अफेक्ट, ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, और एक और भी हार्मोन होता है लैप्टिन, ये दोनों ये वाली सिग्नलिंग दिखाते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज जैक स्टैट पाथवे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, सो यहाँ पर एक जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, देखो ना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इरिथ्रोपोइटिन कौन सी वाली सिग्नलिंग दिखाता है, या तो इरिथ्रोपोइटिन जो कि किडनीज बनाती हैं, इट इज ए 165 अमीनो एसिड प्रोटीन, और ये आपकी कौन सी सिग्नलिंग दिखा रहा है, आपकी इट इज बेसिकली शोइंग जैक स्टैट पाथवे, ठीक है। तो वही लिखा, व्हेन EPO इरिथ्रोपोइटिन बाइंड्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर, तो रिसेप्टर आपका डाइमराइज हो जाता है, ठीक है, और डाइमर कैन बाइंड एंड एक्टिवेट द सॉल्युबल प्रोटीन जैक, ठीक है। एक्टिवेटेड जैक पहले EPO रिसेप्टर की फॉस्फोरिलेशन कराता है, ठीक है, मतलब जैसे ही EPO आगे बाइंड करता है तो उसने एक चीज और बताई, ये देखो ये जो रिसेप्टर है ये भी डाइमराइज हुआ है, ठीक है। तो जैसे रिसेप्टर डाइमराइज होते हैं तो जैक आगे लगता है, ठीक है, और फिर जो जैक है वो EPO रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे फॉस्फोरिलेशन करता है, उसके बाद
बेसिकली ए फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसे हम स्टैट्स बोलते हैं। क्योंकि पहले आपने ये जो स्टैट है इसको कहाँ पे लेके आना है, रिसेप्टर के पास, और फिर जैक उसकी भी फॉस्फोरिलेशन कराएगा, ठीक है। और बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि डाइमर्स बन गए, और फिर वो जो डाइमर्स होते हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स एंड विच आर एसेंशियल फॉर इरिथ्रोसाइट मैचुरेशन, ठीक है। एक और भी हार्मोन का यहाँ पे नाम बताया लैप्टिन, वो भी यही वाला पाथवे दिखाता है। फिर दूसरा ये भी बता रहा है कि जो जैक है वो दैट इट कैन आल्सो ट्रिगर थ्रू GRP2, ठीक है। GRP2 के थ्रू वो MAP के कैस्केड, जो अभी आपने इंसुलिन वाली सिग्नलिंग में पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही SRC इज अनदर सॉल्युबल प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ठीक है। जैसे अभी हमने एक जैक की बात करी, तो ये एक और प्रोटीन बता रहा है जिसका क्या नाम होता है, SRC, ठीक है। तो ये आपने मेरी लिस्ट में ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनरली एक EPO जो है एरिथ्रोपोएटिन, वो इट बेसिकली शोज योर जैक स्टैट पाथवे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर RTK signaling.